आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो जो टॉपिक है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी अधिकतर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, अगर इसको ध्यान से आपने कर लिया, सोल्व कर लिया, तो करीब करीब सारे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं या हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, देखिए वो है पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, यानी जो है राष्ट्रीय आय बताता है। क्या बताता है? देखिए, यानी इसमें देखिए हमारा, देखिए ये कहता है, देखिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन को जोड़कर। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं ए में, क्या कहता है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर, ये भी नहीं है, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय देखिए इसमें बनेगा हमारा सी, यानी कि ये बनता है हमारा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, यानी उत्पादन को जोड़कर जो है हमारा राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। वहीं पर देखिए, अगर हम राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, मतलब जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं और फिर उसमें उत्पादन को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वो राष्ट्रीय आय आ जाती है। यानी कि मतलब देखिए जो है, एक तरह समझिए हमारा जो है नेशनल इनकम की बात करते हैं, जो फैक्टर प्राइस की बात करते हैं, या फिर राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से देखिए मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और जो बचता है उसमें उत्पादन को जोड़ देते हैं, तो हमारा वो जो है राष्ट्रीय आय या नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमारा राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। समझिए इसको? मतलब सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय आय में जो है, यानी जीएनपी में से मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा दीजिए और उसमें उत्पादन जोड़ दे, तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा राष्ट्रीय आय की बात है। तो आंसर बन गया हमारा ये सी आंसर। नेक्स्ट सेकंड, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है, यानी फैक्टर प्राइस में। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए आप जो है इसका जो आंसर बनेगा, देखिए वो है हमारा जो है बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर और उत्पादन जोड़ देते हैं, तो हमारा जो है ये राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। यानी कि इसका आंसर बनेगा हमारा बी आंसर बन जाएगा इसका। यानी कहने का मतलब समझिए, उत्पादन लागत पर देखिए आप जो है राष्ट्रीय उत्पाद यानी बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद में से आपका देखिए मतलब अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और उसमें जो है सब्सिडी या जो उत्पादन है उसे जोड़ देते हैं, और जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं। यानी सिंपल सी बात देखिए, अगर हम जो है राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद में बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी या उत्पादन को, अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन। और जबकि अगर हम शुद्ध राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी की बात करते हैं, इसमें जो है जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं, तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए बी आंसर, ये हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है या अंतर के बराबर है? अब देखिए इसमें जो है आपका, देखिए विदेशों से प्राप्त संसाधन आय या फिर क्या शुद्ध विदेशी निवेश
या फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति और आय, या फिर सकल विदेशी निवेश। अब इसमें देखिए इसका आंसर बनता है हमारा सी, यानी कि जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में जो अंतर है वो विदेशों से प्राप्त आय संपत्ति का अंतर होता है, बराबर होता है। और हम देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद में अंतर सिर्फ जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय संपत्ति के बराबर होता है। इसमें एक सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है। इसको देखिए आप जो है, अगर हम बात करते देखिए जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय संपत्ति। अगर हम जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय शुद्ध आय संपत्ति को जोड़ देते हैं तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है या जीएनपी आ जाता है। वहीं पर देखिए जीएनपी में से अगर जीडीपी को घटा देते हैं, यानी जीएनपी में से जीडीपी में से जीएनपी में से अगर जीडीपी घटा जाते हैं तो हमारे बचता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय या संपत्ति। अब देख लीजिए अगर हम देखिए दो चीज आ रही है यहाँ पर, देखिए ये आ गया हमारा जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ये आ गया हमारा जीडीपी और जीएनपी। अगर हम जो है जीएनपी में से जीडीपी घटा देते हैं तो हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय संपत्ति प्राप्त हो जाती है, यानी ये आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, नेट राष्ट्रीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है। अब एनएनपी और जीएनपी ये क्या है, देखिए इसमें राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन है, या फिर जो है खंड लागत में राष्ट्रीय उपज का मूल्य का मूल्यांकन है, निर्यात का मूल्यमापन है, या भिन्न भिन्न है। देखिए अब इसमें देखिए आंसर बनेगा इसमें जो है ये आपका ए और डी दोनों बनेंगे इसमें, यानी इसमें देखिए आप जो है अब एनएनपी और जीएनपी में जो है राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य मापन है, यानी कि जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य मापन है। वहीं पर देखिए अगर हम जीएनपी मार्केट प्राइस से बात करते हैं, जीएनपी को मार्केट प्राइस से बात करते हैं तो हमारे पास जो है जीडीपी में अगर हम जो है विदेशों से प्राप्त आय या मतलब जो है जोड़ देते हैं तो वो हमारा जीएनपी है, यानी जीडीपी में विदेशों से प्राप्त निवल संपत्ति आय जोड़ देते हैं तो हमारा जीएनपी हो जाता है। वहीं पर देखिए एनएनपी में है जो जीएनपी जो है, जो हमारा जीएनपी मतलब जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, उसमें से अगर हम जो है मैंने जीडीपी में अगर जोड़ देते हैं तो जीएनपी आता है, और जीएनपी में से अगर घिसावट के साथ ये दोनों भिन्न भिन्न भी हैं मतलब जो है इसको घटा देते हैं तो हमारा एनएनपी आता है, यानी जीएनपी में से घिसावट घटा देते हैं तो हमारा एनएनपी आ जाता है। तो इसका आंसर इसके जो है दोनों बनते हैं, इसका ए भी बनता है और इसका डी भी बनता है, यानी ए एंड डी आंसर बनेगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के संतुलन स्तर के ऊपर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही है जितना कि, अब देखिए एनएनपी का संतुलन स्तर के ऊपर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही है जितना कि, अब इसमें देखिए आप जो है जितना कि निवेश में वृद्धि होती है, उपभोग में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि होती है या बचत में ह्रास होता है। अब देखिए इसका है एनएनपी का संतुलन स्तर जो है वो ऊपर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही पड़ेगा या उतना ही है जितना कि निवेश में वृद्धि होती है, यानी इसका आंसर ए आ जाता है। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं देखिए इसकी जो है एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, एक वर्ष में उत्पादित
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ आप बात है। और जब इसमें मूल्य ह्रास निकाल देते हैं तो हमारा ये एनएनपी प्राप्त होता है, नेट प्राप्त होता है। यानी जो है जब राष्ट्रीय आय में से हम जो है मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो आ जाता है हमारा एनएनपी, यानी कि मतलब जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। समझिए इस बात को आप देखें। वहीं पर देखें यदि राजकोषीय घाटा में कमी हो, यानी फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे में कमी हो या सरकारी व्यय कम हो तो पूंजी बाजार साधन की उपलब्धता अधिक होगी। मतलब समझिए यदि राजकोषीय घाटा में कमी हो या फिर सरकारी व्यय कम हो तो पूंजी बाजार संसाधन की उपलब्धता अधिक होगी और तथा ब्याज दर और नीचा रहेगा, फलस्वरूप निजी क्षेत्र के विनियोग में वृद्धि होगी। यानी कि जो है निजी क्षेत्र का जो मतलब विनियोग है उसमें वृद्धि होगी। इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, एक वर्ष में किसी देश की सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या फिर बाहर को क्या कहते हैं। मतलब देखिए इसमें देखिए आप जो है यानी एक वर्ष के देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वो राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो और चाहे वो बाहर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय, यानी जीएनआई बन होगा हमारा सकल राष्ट्रीय आय। ये बन गया हमारा ए आंसर बन जाता है। अब देखिए सकल राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। देखिए अब देखिए सकल राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है मतलब अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से है। यानी कि मतलब देखिए सकल राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से है, यानी वस्तुएं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य से है। इसमें विदेशों से अर्जित आय को शामिल किया जाता है, यानी विदेशों से जो अर्जित किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। यानी एक तरह समझिए आप जो है राष्ट्रीय आय इजिकल टू कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से जब अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और इसी के साथ सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो हमारा वो राष्ट्रीय आय आ जाता है। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, यानी किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है वो देखिए हमारे राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, या फिर जनसंख्या से राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय जनसंख्या दोनों से, नन ऑफ दिस, इसका बनेगा सी आंसर, यानी सी। कहने का मतलब है किसी देश के प्रति व्यक्ति आय जो प्राप्त की जाती है वो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। अब देखिए मतलब जो है देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। वहीं पर देखिए राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे दिया जाए, यानी राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से भाग दे दिया जाए तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी, यानी कि इजिकल टू पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ये हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। अब सीधी सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम को लाने के लिए कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए तो वो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा बना सी। नेक्स्ट, पिछले 60 वर्षों में समय के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता रहा है, क्योंकि
अब इसमें देखिए आपका जो है, लोग खाद्य पदार्थों का क्रय कम करते गए, लोग अपने खाद्य पदार्थों में गैर खाद्यान्न पदों को अधिक पसंद करते थे, यानी खाद्य व्यय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम रही, यानी खाद्य व्यय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम रहा। ये इसका बनेगा सी आंसर, यानी हमारा सी आंसर बन जाता है। देखिए अब देखिए, यह आजादी के बाद से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति आय में तो बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता गया, यानी कि कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता गया, क्योंकि खाद्य पदार्थ में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम रही। अब इसका आंसर सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी व्यक्ति की वास्तविक आय में जो है बढ़ोतरी में जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है। अब देखिए, एक रैपिड जनसंख्या बिल्कुल सही है, दूसरे मूल्य हमारे बढ़ोतरी ये भी सही है। तीसरी बात देखिए, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, ये भी रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 4 नहीं रहा, आंसर बन गया इसका बी आंसर बन जाता है, ये आंसर इसका बी बन जाता है। देखिए बात करते हैं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की धीमी बढ़त का जो मुख्य कारण है, एक तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है, दूसरी कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की धीमी गति है, तीसरी बेरोजगारी में वृद्धि है। ये 3 पॉइंट बनते हैं जो हमारे जो है वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए उत्तरदायी है। ये बनेगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। अब इसमें देखिए वो है हमारा परगामी व्यय का संयुक्त परगामी कराधान, यानी कि ए आंसर बन जाता है इसका। इसका आंसर रहता है हमारा ए। नेक्स्ट, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। अब इसमें देखिए आपका जो है आंसर बनेगा हमारा, देखिए वो बनेगा, देखिए यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद से कम हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं। देखो उसे कहते हैं रिसेशन गैप, यानी कि इसका बनेगा हमारा देखिए मंदी अंतराल, यानी ये आंसर बन जाएगा इसका है। नेक्स्ट, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है, यानी हिंदू, इसका देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया आपका, देखिए जो है यानी ये समझिएगा आप जो है हिंदू उसका संबंध देखिए आपका जो है वो बनेगा, देखिए हमारा जो है ये जनसंख्या खाद्य प्रति व्यक्ति है, जिसमें जो है जीडीपी से संबंध है हमारा, इसका बनेगा ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की। देखिए इसमें बनेगा हमारा, देखिए ये बनेगा हमारा यानी कि VKRV राव, यानी ये VKRV राव ने सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक दृष्टि गणना की थी, ये बन गया हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। अब इसमें देखिए आप जो है इसे बताने की यह गणना विधि नहीं है। देखिए आप जो है इसमें उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये मूल्य ह्रास की विधि नहीं है। इसका आंसर हमारा बन गया यानी बी आंसर है। ये मतलब देखिए मूल्य यानी ह्रास मान लागत विधि जो है ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना में विधि नहीं है। ये 3 विधि है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि की गणना की जाती है। यानी हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद में 3 विधियां हैं, कौन कौन सी, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब इसका आंसर बना बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ होता है। अब देखिए इसमें आधार वर्ष का अर्थ होता है जिस वर्ष में कीमतों का उपयोग
वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। इसका बनेगा सी। यानी आधार वर्ष का मतलब समझिए, जिस वर्ष में कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी गणना के लिए किया जाता है उसे आधार वर्ष कहते हैं। यानी ये समझिए एक तरह से, मतलब देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। अब इसका आंसर बना हमारा सी। देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको नेशनल इनकम से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करे आपके साथ।